वक्त मैं हूं आपके साथ नैना यादव। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। प्राइम टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं और नैना अगले 1 घंटे आपके साथ रहेंगे। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन में दिखाते हैं आपको देश दुनिया की 10 बड़ी खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अफगानिस्तान के हालात पर वो पूरी नजर बनाए हुए हैं। बाइडेन ने साफ कर दिया कि उनका फोकस अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने पर है। बाइडेन ने कहा, जिन्होंने भी अमेरिका की मदद की थी उन्हें अपने देश में बसाएंगे। उन्होंने कहा, पेपर वर्क के बाद लोगों को शरण दी जाएगी। As of this morning, we have evacuated nearly 28,000 people since August the 14th on both U.S. and coalition aircraft, including civilian charters, bringing the total number of people we've evacuated since July to approximately 33,000 persons. बाइडेन ने इस्लामिक स्टेट को लेकर एक बार फिर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा, इस्लामिक स्टेट सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती है। They're maintaining constant vigilance we're maintaining the constant vigilance to monitor and disrupt threats from any source, including the likely source being ISIS-K, the Afghan affiliate referred to as ISIS-K. But we're under no illusions about the threat. अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर अपने सैनिकों की तारीफ की। उन्होंने कहा, अमेरिकी सेना अफगानिस्तान में बहादुरी से डटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। दो दशक से ज्यादा वक्त से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर बैन लग सकता है। यह बैन क्यों और कैसे लगने वाला है, यह समझिए। पाकिस्तान के संस्थानों में कश्मीरी छात्रों को MBBS सीट देने के मामले में हाल में ही की गई जांच में सामने आया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन उम्मीदवारों से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल घाटी में आतंकवादी संगठनों के फंडिंग के लिए कर रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदी, तख्तरान मिल्लात और लश्कर तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के फाइनेंसिंग के लिए हवाला सहित अलग अलग अवैध माध्यमों से देश और विदेश से पैसे जुटाए, जिसका इस्तेमाल आपराधिक साजिश के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया गया। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ऐसे में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। हुर्रियत के दोनों धड़ों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA की धारा 3/1 के तहत प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। प्रावधान है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एक गैर कानूनी संगठन है या बन गया है तो उसे गैर कानूनी घोषित कर सकती है। TMC में जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रही है। अब बंगाल की राजनीति में तालिबान शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी ने सीएम ममता बनर्जी का नाम लिए बिना उन्हें लेडी तालिबान कहा है और बंगाल में चुनाव बाद जारी हिंसा को लेकर बीजेपी ने बंगाल की तुलना तालिबान से कर दी है, जिसके बाद बंगाल की सियासत में बवाल शुरू हो गया है।
बंगाल बीजेपी के महासचिव सनातन बसु ने कहा कि बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। बीजेपी महासचिव ने कहा कि अगर आप एक तालिबान महिला को देखना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल में आएं। आपको काबुल के लिए टिकट खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसे बंगाल के कालीघाट में देख सकते हैं। सनातन बसु ने कहा कि पूरे राज्य में हिंसा और अत्याचार हो रहे हैं, साथ ही विपक्ष के सारे अधिकारों को कुचल दिया गया है। ऐसा लगता है जैसे बंगाल में तालिबानी शासन चल रहा है। बंगाल बीजेपी के महासचिव के इस बयान के बाद टीएमसी ने आपत्ति जताई है और ऐसे बयानों को गैर जरूरी बताया है। असम और मिजोरम के बीच पिछले कुछ महीनों से जारी ताजा सीमा विवाद फिलहाल खत्म होता नहीं दिख रहा है। एक बार फिर से दोनों राज्यों के बीच एक पुल निर्माण को लेकर विवाद शुरू हो गया है। असम सरकार का आरोप है कि मिजोरम ने उसकी जमीन पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है, जिसके बाद से दोनों राज्यों में तनाव बढ़ता दिख रहा है। असम सरकार का आरोप है कि मिजोरम के अधिकारियों ने हैलाकांडी क्षेत्र में प्रवेश किया। मिजोरम के अधिकारी हैलाकांडी में एक पुल का निर्माण करवा रहे हैं। असम सरकार ने पुल निर्माण कार्य को रोकने के आदेश दिए हैं। पुल निर्माण के बाद से दोनों राज्य आमने सामने आ गए हैं। आने वाले दिनों में अगर दोनों राज्यों के बीच जल्द से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हालात काफी तेजी से बिगड़ सकते हैं। दूसरी तरफ मिजोरम सरकार ने पुल निर्माण वाले जगह से कुछ सामान चोरी होने के संबंध में असम पुलिस के जवानों पर मामला दर्ज कराया है। इससे पहले दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवान की मौत हो गई थी और उसके बाद से लगातार दोनों राज्यों के बीच तनाव जारी है। पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर से घमासान बढ़ गई है। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों के बयान पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जमकर लताड़ लगाई है और कहा है कि सिद्धू के सलाहकार जिस तरह के बयान दे रहे हैं उससे अमन, शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल नवजोत सिंह सिद्धू के 2 सलाहकारों ने कश्मीर और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर बयान दिया था। इसी के बाद से पंजाब की सियासत में बवाल शुरू हुआ, जिसके बाद पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि ऐसे बयानों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें देश की शांति और स्थिरता के लिए खतरनाक है। साथ ही उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का अटूट अंग था, है और हमेशा रहेगा। दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू इस मामले पर बिल्कुल खामोश हैं। इधर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ने सिद्धू के सलाहकारों के बयानों को लेकर निशाना साधा है और इस प्रकरण में जवाब मांगा है। हालांकि लगातार विवाद बढ़ने के बाद भी सिद्धू के सलाहकारों ने अब तक अपना बयान वापस नहीं लिया है और ना ही कोई प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है, जिसे आइकॉनिक वीक महोत्सव का नाम दिया गया है। यह कार्यक्रम आज से लेकर 29 अगस्त तक चलेगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इस उत्सव की शुरुआत करेंगे। जानकारी के मुताबिक जन भागीदारी और जन आंदोलन इसकी थीम होगी। इस महोत्सव के दौरान नए भारत की यात्रा को दिखाया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों समेत स्वतंत्रता सेनानियों के बहुमूल्य योगदान का जश्न मनाया जाएगा। इस दौरान कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे। नुक्कड़ नाटक, टेलीविजन कार्यक्रम के साथ साथ डिजिटल और सोशल मीडिया के सहारे समारोह मनाया जाएगा। आकाशवाणी के कार्यक्रम आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ को देश के स्कूलों और कॉलेजों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इस विशेष सप्ताह के दौरान कई प्रतिष्ठित देशभक्ति और क्लासिक फिल्में दिखाई जाएंगी। इसी तरह से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम अपने OTT प्लेटफॉर्म पर एक फिल्म महोत्सव का भी आयोजन करेगा, जिसमें विशेष रूप से तैयार की गई फिल्मों को दिखाने की तैयारी है। युवा दर्शकों को जोड़ने के लिए इस महोत्सव के दौरान सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी। राजस्थान के नागौर जिले की मोस्ट अपराधियों में शामिल लेडी डॉन अनुराधा को पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लिया है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से अनुराधा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर लाई है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली के तिहाड़ जेल से अनुराधा को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। अनुराधा पर राजस्थान के कुचामन में सट्टा कारोबारी सुनील कुमार गौड़ को अवैध वसूली के लिए धमकाने का आरोप है। जानकारी के मुताबिक पिछले साल 25 अगस्त को वीडियो कॉल के जरिए अनुराधा ने सुनील को धमकाया था। इतना ही नहीं, अनुराधा ने अपने गुर्गे को भेजकर सुनील गौड़ के घर के बाहर फायरिंग भी करवाई थी, जिसके बाद से ही राजस्थान पुलिस ने अनुराधा की तलाश तेज कर दी थी। फिलहाल राजस्थान की पुलिस लेडी डॉन अनुराधा से पूछताछ कर रही है, जिसके बाद कई बड़े मामलों में खुलासे की संभावना जताई जा रही है। अनुराधा पर राजस्थान में दर्जन भर से ज्यादा मामले दर्ज हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने अनुराधा को काला जठेड़ी के साथ ही जुलाई के महीने में यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के वक्त अनुराधा के पास से रिवॉल्वर भी बरामद की गई थी। गोल्ड हॉलमार्किंग के खिलाफ ज्वेलर्स अब एकजुट होने लगे हैं। आज देश भर के ज्वेलर्स सोने के गहनों की अनिवार्य हॉलमार्किंग को मनमाने ढंग से लागू करने के सरकार के फैसले के खिलाफ हड़ताल करेंगे। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल का दावा है
कि इस हड़ताल को जेम एंड ज्वेलरी उद्योग के सभी 4 क्षेत्रों के 350 एसोसिएशन और फेडरेशन का साथ मिल रहा है। अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग को 16 जून से चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया है। सरकार ने पहले चरण में अनिवार्य गोल्ड हॉलमार्किंग को लागू करने के लिए 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 256 जिलों की पहचान की है। कीमती धातु की शुद्धता का प्रमाण माने जाने वाला गोल्ड हॉलमार्किंग अभी तक स्वैच्छिक था। ऐसा अनुमान है कि भारत में हर साल 10 करोड़ 12 लाख गोल्ड ज्वेलरी पीस बनाए जाते हैं। इसके अलावा 6 से 7 करोड़ पीस का मौजूदा स्टॉक भी हॉलमार्किंग के लिए बचा है। ज्वेलर्स का आरोप है कि HUID कोई फुल प्रूफ सिस्टम नहीं है। और आइए अब आपको दिखाते हैं वो खबरें जो आपके काम की हैं। कोरोना के कम होते मामलों के बीच दिल्ली वालों के लिए एक और अच्छी खबर है। आज से दिल्ली के बाजार पहले की तरह खुलेंगे। रात 8 बजे तक की समय सीमा को दिल्ली सरकार ने खत्म कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। अब तक दिल्ली के बाजार में रात 8 बजे के बाद ताला लग जाता था, लेकिन अब दिल्ली में सभी बाजार और मॉल्स सामान्य समय के मुताबिक खुल सकेंगे, यानी रात 8 बजे के बाद भी बाजारों में जाकर शॉपिंग की जा सकेगी। रेस्टोरेंट और बार भी अब सामान्य समय के मुताबिक खुलेंगे। अभी तक रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ सुबह 8 से रात 10 बजे तक खुल रहे थे और बार 50% क्षमता के साथ दोपहर 12 से रात 10 बजे तक खुल रहे थे। लेकिन मेट्रो और बसों में अभी स्टैंडिंग की इजाजत नहीं होगी। फिलहाल सीटों पर बैठकर सफर करने की इजाजत जारी रहेगी। 100% सीटिंग कैपेसिटी का नियम अभी लागू है। स्कूल कॉलेज 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। हालांकि 10वीं से 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स शर्तों के साथ स्कूल जा रहे हैं। दिल्ली के लोगों को प्रदूषण के मोर्चे पर बड़ी राहत मिलने वाली है। राजधानी में आज से पहला स्मॉग टावर शुरू हो जाएगा। यह करीब 1 किलोमीटर के क्षेत्र में हवा को साफ करेगा। इस स्मॉग टावर की क्षमता हर सेकंड 1000 क्यूबिक मीटर हवा को साफ करने की है। यह दिल्ली में PM 2.5 और PM 10 के लेवल को कम करेगा। इस स्मॉग टावर को दिल्ली कैबिनेट ने पिछले साल अक्टूबर में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मंजूरी दी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई। स्मॉग टावर के चालू होने के बाद उसकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए 2 साल की पायलट स्टडी की जाएगी। स्मॉग टावर के प्रदर्शन और असर का मूल्यांकन एक्सपर्ट के जरिए किया जाएगा, जो सरकार को एक रिपोर्ट सौंपेगी। प्रदर्शन अच्छा होने पर सरकार दिल्ली में इस तरह के स्मॉग टावर लगवाएगी। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम की शुरुआत आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करने जा रही हैं। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन केंद्र सरकार के 4 सालों की योजनाओं के हिसाब से बनी एक योजना है। NMP में मोदी सरकार ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट से पैसे जुटाने की कोशिश कर रही है। निवेशकों को नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन की मदद से किसी प्रोजेक्ट के बारे में साफ तस्वीर मिल सकेगी। नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन वास्तव में सरकार के एसेट मॉनिटाइजेशन इनिशिएटिव के हिसाब से मध्य अवधि का एक रोड मैप कहा जा सकता है। केंद्र सरकार ने 2021-22 के बजट में एसेट मॉनिटाइजेशन पर काफी जोर देने की घोषणा की थी। केंद्र सरकार कोरोना संकट के इस दौर में पैसे की तंगी से जूझ रही है। मोदी सरकार देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस जुटाने के नए रास्ते तलाश रही है। इनकम टैक्स के नए पोर्टल से जुड़ी दिक्कत दूर कर ली गई है और यह हुआ केंद्र सरकार की सख्ती के बाद। आयकर विभाग के नए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल में लगातार आ रही खामियों के मद्देनजर वित्त मंत्रालय ने इंफोसिस के चीफ सलील पारेख को तलब किया था। मंत्रालय ने पारेख से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने ये साफ करने को कहा था कि 2 महीने बाद भी पोर्टल ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जून में इस दिक्कत को लेकर चिंता जताई थी। वित्त मंत्रालय ने पारेख और वरिष्ठ कार्यकारी परवीन राव को पोर्टल को अधिक ह्यूमन और यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए काम करने को कहा था। ई फाइलिंग के नए पोर्टल को आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने डिजाइन किया है, जिसमें 7 जून को सेवा शुरू होने के बाद कई तकनीकी समस्याएं पाई गईं। लोगों ने साइट पर आ रही दिक्कतों का स्क्रीनशॉट डालते हुए कई बार उसमें वित्त मंत्री को भी टैग किया था।
एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के पदों पर नौकरी निकाली है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के 44 और फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर के 21 पदों के लिए भर्ती होनी है। कुल पदों की संख्या 65 है। रिक्रूटमेंट बोर्ड के नोटिफिकेशन के मुताबिक इन पदों के लिए आवेदन 23 जुलाई 2021 से शुरू हुए थे और आज आवेदन की आखिरी तारीख है। उम्मीदवार रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट www.asrb.org.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर किया जाएगा। इस भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 को होगी। ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर चुके युवा इन पदों पर आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आवेदन केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक हैं। आवेदन करने वाले कैंडिडेट की न्यूनतम उम्र 21 साल और अधिकतम उम्र 30 साल होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र सीमा में नियमों के मुताबिक छूट मिलेगी। और काम की खबर बात रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का विराम। सीएम नीतीश कुमार समेत 10 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल आज पीएम मोदी से मिलेगा। जातिगत जनगणना पर चर्चा होगी। जय, इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी और तेजस्वी यादव भी इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा रहने वाले हैं। जातीय जनगणना पर मुलाकात होनी है। 11 बजे का वक्त है जब प्रधानमंत्री से मिलने का समय तय हुआ है। आज बिहार का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से जातीय जनगणना पर मुलाकात करने के लिए पहुंचेगा। जी और बिहार से तमाम अलग अलग पार्टी के नेता मिल रहे हैं और 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से तमाम राज्यों के लिए ओबीसी बिल पास हुआ, उसके बाद हर राज्य का नेता चाहता है कि उनके इलाके में, उनके शहर में, उनके जिले में उनके मुताबिक ये सेंसस हो और ये मतगणना जनगणना हो, ताकि आने वाले इलेक्शंस में इसका इस्तेमाल कर सके। रुक करते हैं हमारे संवाददाता कुंदन का। कुंदन, बिहार से पूरी लाव लश्कर आ रही है पीएम मोदी से मिलने। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि हाल के राजनीतिक इतिहास में पहली बार होगा जब नीतीश कुमार अपने धुर विरोधी आरजेडी के नेता और तमाम दूसरे अपोजिशन पार्टी के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात आज 11 बजे होनी है। तमाम नेता दिल्ली में पहुंच गए हैं और वो एक पूरा डेलीगेशन तमाम नेता पहुंच चुके हैं। आपका रुख करूं, लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार का क्या कहना है वो सुनाते हैं। ये प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है, तो उसी के आधार पर कल आ रहे हैं और यही बात और कोई दूसरी बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री साहब की इसको लेकर प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया आई है आपके सुझाव? नहीं, अभी तो कहाँ कोई, तो उन्होंने समय दिया है, हम लोगों ने समय मांगा तो उन्होंने समय दे दिया है, तो कल का ही समय है, तो कल बातचीत होगी और बाकी दल के लोग भी आ गए हैं और आ रहे हैं, तो कल एक साथ जाएंगे सब लोग। 11 बजे का समय है कल। सुना आपने, कास्ट सेंसस यानी कि जातीय जनगणना के विषय पर ही मुलाकात होने वाली है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जनक राम समेत तमाम और नेता भी इसमें शामिल हैं। कुंदन, और कौन कौन नेता इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं, जो तमाम विपक्ष हो या फिर सरकार के नुमाइंदे जो प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं? देखिए, बिहार की जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और या तो सत्ता एनडीए के तरफ है, फिर अपोजिशन के तरफ आप बीजेपी से जनक राम जो कि मंत्री हैं, पूर्व में सांसद रहे हैं, दलित नेता हैं, जीतन राम मांझी जो विकासशील इंसान पार्टी चलाते हैं, माफ कीजिएगा, हम पार्टी चलाते हैं, विकास इंसान पार्टी के जो उनके नेता हैं वो होंगे और कांग्रेस के तरफ से भी, लेफ्ट के तरफ से भी, और आरजेडी के खुद तेजस्वी यादव यहाँ पे आ रहे हैं जो कि लीडर अपोजिशन है। चलिए, तो ठीक है कुंदन, बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट के लिए। तो बड़ा दिन है बिहार के लिए, जो नेता आपस में बातचीत नहीं करते थे आज वो मिलकर पीएम मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया है और सरपंच के घर पर यह हमला हुआ है। यह बड़ी खबर ये कि अटैक के दौरान किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालांकि इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किया गया है। आतंकियों ने एक सरपंच के घर पर ग्रेनेड फेंककर अटैक किया। इस दौरान राहत की बात यह, किसी तरह के जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। जी हां, बड़ी खबर है। लगातार पिछले 10 दिनों से एक के बाद एक बीजेपी के नेता निशाने पर रहे हैं आतंकियों, क्योंकि उन्होंने अपना फोकस बदल लिया है। उनको पता है कि जब वो प्रतिनिधियों पर अटैक करेंगे तो जनता पर ज्यादा असर पड़ेगा। तो बड़ी खबर यह है, बारामूला में आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक किया है। एक बार फिर से उनके निशाने पर एक सरपंच था। हालांकि शुक्रिया है नैना कि किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ, किसी की जान नहीं गई है। और
और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार आज होना है और बुलंदशहर में कल्याण सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 3 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। जी हां, बड़ी खबर है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का आज अंतिम सफर है, अंतिम संस्कार किया जाएगा। बुलंदशहर में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 3 बजे का वक्त तय हुआ है। इस अंतिम संस्कार में रक्षा मंत्री के साथ साथ गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे और यूपी की राजनीति में बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा रहे हैं और बाबरी विध्वंस मामला हो चाहे राम जन्मभूमि का मसला हो, इन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया था। काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका उपचार जारी था, अस्पताल में वो एडमिट थे, लेकिन जैसे ही खबर आई कि अब नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी। चाहे बात बीजेपी हो या फिर संगठन, उसमें काफी मजबूत पैठ उनकी रही है, काफी अहम भूमिका अलग अलग जगहों पर पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की रही है। और रविकांत इस समय टाइम्स ऑफ भारत संवाददाता हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। रविकांत, आज अंतिम सफर पर होंगे कल्याण सिंह। बिल्कुल नैना, और अलीगढ़ के अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम में कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था कल रात से ही, और आज सुबह 9 बजे यहाँ से जो अंतिम यात्रा है वो प्रारंभ होगी और यहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर औतरौली एक जगह है जहाँ पर पीडब्ल्यूडी का गेस्ट हाउस है, वहां पर 2 घंटे के लिए कल्याण सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा ताकि उनके पैतृक गांव के जो लोग हैं वो आखिरी बार अपने लोकप्रिय नेता को देख सकें। जानकारी ये मिल रही है कि नैना, भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आज कल्याण सिंह, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री, का आज अंतिम संस्कार होना है उनके पैतृक स्थान पर। रुक करते एक और बड़ी खबर का। अफगानिस्तान क्राइसिस पर बाइडेन ने तीसरी बार संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट की बड़ा खतरा है। बड़ी खबर, अफगानिस्तान में आईसिस अब नया बड़ा खतरा बन गया है। काबुल एयरपोर्ट पर अटैक कर सकता है आईसिस, ये अमेरिका की तरफ से बड़ा खुलासा किया गया है। The security environment is changing rapidly. There are civilians crowded at the airport, although we've cleared thousands of them. We know that terrorists may seek to exploit the situation and target innocent Afghans or American troops. They're maintaining constant vigilance we're maintaining the constant vigilance to monitor and disrupt threats from any source, including the likely source being ISIS-K, the Afghan affiliate referred to as ISIS-K. But we're under no illusions about the threat. I said on Friday, ISIS-K is a sworn enemy of the Taliban, and they have a history of fighting one another. But every day we have troops on the ground. These troops and innocent civilians at the airport face the risk of attack from ISIS-K from a distance, even though we're moving back the perimeter significantly. और चलिए रुक करते हैं जी, जो बड़ी खबर है वो ये कि अब तालिबान बहुत ही जल्द सरकार बनाने का दावा कर सकता है। अफगानी न्यूज एजेंसी टोलो न्यूज ने दावा किया है कि बहुत ही जल्द कैबिनेट भी तैयार हो जाएगी तालिबान के लिए की तरफ से अफगानिस्तान में। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक साथ लगातार अफगानिस्तान पर कब्जे की कोशिश में तालिबान ने इस बात का ऐलान किया है कि वो जल्द सरकार बनाने वाले हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम इन पदों पर नियुक्तियां होंगी। साथ ही साथ टोलो न्यूज, जो कि अफगानिस्तान की आधिकारिक न्यूज एजेंसी, उसने दावा किया है कि तालिबान बहुत जल्द सरकार बनाने की घोषणा कर सकता है। हालांकि पंजशीर में जिस तरह के हालात हैं, वैसे लगता नहीं कि तालिबान इस चीज में कामयाब हो पाएगा, लेकिन उसकी पूरी कोशिश है कि वो जल्द से जल्द सरकार बनाने का ऐलान करे। यहां पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हासिल होंगे और बात करेंगे बिहार की, जहां पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव भले ही एक दूसरे के धुर विरोधी हो, लेकिन एक अहम मुद्दे पर दोनों का एक ही मत है। जातिगत जनगणना। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव समेत बिहार के 11 राजनीतिक दलों के नेता दिल्ली पहुंचे हैं। बिहार के नेता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। बता दें 11 बजे का वक्त तय किया गया है और जातीय जनगणना करवाने पर इस पर जोर दिया जाएगा। रविवार रात बिहार के 11 नेता दिल्ली पहुंचे। एजेंडा था प्रधानमंत्री से मुलाकात करना।
दिल्ली पहुंचे नेता हैं तो अलग अलग दल के, लेकिन इस बार सबका एजेंडा एक ही था, कास्ट बेस्ड सेंसस यानी जातीय आधारित जनगणना। आज सुबह 11 बजे बिहार के 11 दलों का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मुलाकात करके जातीय जनगणना करवाने की मांग करने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे हैं। ये प्रधानमंत्री से समय मांगा हम लोगों ने, यही जो कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना, तो इसी के लिए हम लोगों की मांग है और उसी के लिए अन्य पार्टी के लोग, सब लोगों की इच्छा वही थी, तो वही मिला करके सब लोग एक साथ उन्होंने समय दिया है, तो उसी के आधार पर कल आ रहे हैं और यही बात है, कोई दूसरी बात नहीं। अभी प्रधानमंत्री साहब की इसको लेकर प्रतिक्रिया कुछ कोई प्रतिक्रिया आई है आपके सुझाव? नहीं, अभी तो कहाँ कोई, तो उन्होंने समय दिया है, हम लोगों ने समय मांगा, उन्होंने समय दे दिया है, तो कल का ही समय है, तो कल बातचीत होगी और बाकी दल के लोग भी आ गए हैं और आ रहे हैं, तो कल एक साथ जाएंगे सब लोग। 11 बजे का समय है कल। बिहार के इस प्रतिनिधिमंडल में नीतीश कुमार के अलावा आरजेडी के तेजस्वी यादव, बीजेपी के जनक राम, जेडीयू के विजय चौधरी, कांग्रेस के अजीत शर्मा, सीपीआईएमएल के महबूब आलम, एआईएमआईएम के अख्तर युवाई, हम पार्टी के जीतन राम मांझी, वीआईपी के मुकेश सैनी, सीपीआई के सूर्यकांत पासवान और सीपीएम के अजय कुमार शामिल। जो हम लोग कहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी मानेंगे उसको और बिहार के भलाई चाहते हैं। वो 11 बजे मुलाकात होगी और जो बिहार का मुख्यमंत्री जी का मांग होगा, देश के प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे और जो उनका निर्णय होगा हम पूरे देशवासी और प्रदेशवासियों को मानना होगा। देश में इसी साल 2021 में होने वाली जनगणना होनी है, जिसके लिए बिहार में बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल जातिगत जनगणना की मांग उठा रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान तेजस्वी सहित कई विपक्ष के नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की थी और जातीय जनगणना कराने के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। विपक्षी दलों की मांग पर नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर उनसे मिलने का वक्त मांगा था, जिस पर उन्हें पीएमओ से आज सुबह 11 बजे का समय मिला। जातीय जनगणना के पीछे नीतीश कुमार का तर्क है कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, इससे एससी एसटी के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की भी वास्तविक संख्या के आधार पर विकास के कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। इसलिए केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए, लेकिन कास्ट बेस्ड सेंसस की मांग के पीछे और भी वजह है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर भले ही मत अलग अलग रहे हों, लेकिन बिहार में जातिगत राजनीति का ही बोलबाला रहा है। जेडीयू और आरजेडी दोनों पार्टियां सत्ता प्राप्त करने के लिए जातिगत समीकरणों पर ही ज्यादा भरोसा करती हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो नीतीश कुमार जातिगत जनगणना कराकर ओबीसी वोट बैंक को साधने की कवायद में लगे हुए हैं, तो वहीं आरजेडी जनगणना कराकर ओबीसी वोट बैंक को और मजबूत करेगी। अभी तक सिर्फ एससी और एसटी की ही जनगणना होती रही है, लेकिन पहली बार ओबीसी को भी जनगणना में शामिल कराने की मांग की गई। देश में पहली बार कास्ट बेस्ड जनगणना 1931 में हुई थी, इसके बाद 2011 में हुई, लेकिन इस रिपोर्ट में कई खामियां बताकर इसे अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया। अब जातिगत आधार पर जनगणना की मांग के पीछे तर्क दिया जा रहा है। इससे ये पता चलेगा कि कौन सी जाति अभी भी पिछड़ेपन का शिकार है, ताकि उन जातियों को उनकी संख्या के हिसाब से आरक्षण का लाभ देकर स्थिति को और मजबूत किया जा सके। पटना से मुकेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। और अब रुक करते हैं जम्मू कश्मीर का। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवाद देने वाले ताकतों को एक बड़ा और जोरदार तमाचा जड़ने जा रही है। जी हां, घाटी में पनप रहे अलगाववादी संगठनों पर ताला लगाने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस पर बैन लग सकता है। देखिए आखिर ये क्यों और कैसे होगा। जम्मू कश्मीर में आतंक पर लगाम लगाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया जा रहा है। आतंकियों की फंडिंग को ब्लॉक करने के लिए अब केंद्र सरकार बड़ा एक्शन करने जा रही है। 2 दशक से ज्यादा वक्त से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर बैन लग सकता है। ये बैन क्यों और कैसे लगने वाला है, ये समझिए। पाकिस्तान के संस्थानों में कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हाल में ही की गई जांच में सामने आया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा रहे कुछ संगठन उम्मीदवारों से इकट्ठा किए गए पैसे का इस्तेमाल घाटी में आतंकवादी संगठनों के फंडिंग के लिए कर रहे हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों हिजबुल मुजाहिदीन, तख्तरान मिल्लात और लश्कर तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों के फाइनेंसिंग के लिए हवाला सहित अलग अलग अवैध माध्यमों से देश और विदेश से पैसे जुटाए।
जिसका इस्तेमाल आपराधिक साजिश के तहत कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों पर पथराव करने, स्कूलों को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए किया गया। ये हुर्रियत है, जमायत इस्लामी है, चाहे JK-LF, इस प्रकार के जितने भी आउटफिट्स हैं, ये लोग हैं जो हजारों की तादाद में यहाँ कश्मीर में जो लोग जो है मारे गए हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के लोग हैं, हमारे सुरक्षा बल के लोग हैं, सेना के लोग हैं, या वो नौजवान कश्मीरी नौजवान, इनको बरगा के इन लोगों ने पाकिस्तान के जो है तरफ धकेला, उनके हाथ में बंदूक पकड़वाई और उनको मरवाया। ये जो एक पूरा सिंडिकेट है, उनको ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते थे, उनको जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट देते हैं, और भारत में रहते हो खाते भारत के हैं और जाके पाकिस्तान के या आजादी के गुण गाते हैं। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। ऐसे में अब हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। हुर्रियत के दोनों धड़ों को अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA की धारा 3/1 के तहत प्रतिबंधित किए जाने की संभावना है। प्रावधान है कि अगर केंद्र सरकार को लगता है कि कोई संगठन एक गैर कानूनी संगठन है या बन गया है तो उसे गैर कानूनी घोषित कर सकती है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए मोदी सरकार ने घाटी में कई बड़े कदम उठाए हैं। साल 2019 में सरकार ने जमात इस्लामी संगठन और JK-LF पर कार्रवाई करते हुए बैन कर दिया था, और अब हुर्रियत की बारी है। वही हुर्रियत है जो पाकिस्तान के इशारे पे जिसने हवाला कांड के तहत पैसा लाकर कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की, जिन लोगों ने हमारे बेगुनाह बच्चों के हाथों में पत्थर पकड़वाए, वहां पर जिन लोगों ने कश्मीर को नर्क बनाया, बेगुनाह लोगों की अगर जाने गई तो उसका भी सारा हुर्रियत के सर पे बांधा जाता है। और वहां के नेताओं के साथ मिलकर जिस प्रकार से इन लोगों ने जम्मू कश्मीर में जो तांडव रचा, जिस प्रकार से कश्मीरी भाइयों को, पंडित भाइयों को वहां से निकाला, ये सब हुर्रियत के कारनामे थे। दोनों गुटों पर बैन लगाने वाला यह प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पेश किया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल 1993 में 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आया था, जिसमें कुछ पाकिस्तान और प्रतिबंधित संगठन जैसे जमात इस्लामी, JK-LF और दख्तारन मिल्लत के समर्थक शामिल थे। इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस और मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आवामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी। लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने वाली संगठन का अंत होने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब वक्त हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट का। अफगानिस्तान में तालिबान कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर रोजाना कई तरह की वीडियो वायरल होते हैं जिनमें ज्यादातर सच से कोसों दूर है। और आज अपने फैक्ट चेक सेगमेंट में हम उन वायरल खबरों की सच्चाई की पड़ताल करेंगे जिसे लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो अफगानिस्तान का है और वहां सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आतंकियों का सिक्योरिटी चेक हो रहा है। बंदूक लटकाए शख्स के सिक्योरिटी चेक की फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि यह तस्वीर काबुल एयरपोर्ट की है जो हाल ही में क्लिक की गई। जब हमारी फैक्ट चेक टीम ने इस तस्वीर का रिवर्स सर्च किया तो पता लगा कि यह तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं बल्कि यमन की है, जिसे जुलाई 2015 में पोस्ट किया गया। यानी ये तस्वीर हाल की तो बिल्कुल ही नहीं। अपनी पड़ताल के दौरान हमें एक वेबसाइट पर यह तस्वीर नवंबर 2015 के एक आर्टिकल में दिखाई दी। आर्टिकल में दी गई जानकारी के मुताबिक ये तस्वीर यमन की है। इसके बाद हमें CBS न्यूज चैनल के पत्रकार का एक ट्वीट मिला जिसमें तस्वीर थी। 1 जुलाई 2015 को इस जर्नलिस्ट ने तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा था, यमन की यादें, हूती सैनिक रैली में जाने वाले एक व्यक्ति की जांच कर रहा है। BBC की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तरी यमन में बसने वाले हूती विद्रोहियों ने देश के दूसरे हिस्सों पर हमला कर दिया था। राजधानी सना पर कब्जा कर राष्ट्रपति को देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। इसी रिपोर्ट में बताया गया कि हूती शिया मुसलमान हैं, यानी यमन की 2015 की तस्वीर शेयर करते हुए इसे अफगानिस्तान का बताया गया, जो फैक्चुअली गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।